स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ध्यान दीजिए, मैंने वर्ड यूज किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उसे हम करके चले जाएं तो डेफिनेटली हमारे काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। इस यूनिट की जो वेटेज है सीबीएसई एग्जाम में वो 10 मार्क्स की है, मतलब 10 मार्क्स का ये यूनिट हमारे पेपर में आता है। इसकी जो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो आप अभी देख रहे हैं, और पार्ट 2 इसका कल ही मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। कल नहीं तो नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो तक तो अपलोड हो ही जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क का पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताइए 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी की। अब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है ना, जिस इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और वो 2 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा हाउस होल्ड। जब 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात होती है तो 2 सेक्टर्स होते हैं, एक तो हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स। हाउस होल्ड आपको पता है कंज्यूमर्स को कहते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, यूज करना गुड्स एंड सर्विसेज को। और फर्म्स हम बोलते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आइए अब एक रिलेशनशिप देखेंगे बेटा हम हाउस होल्ड एंड फर्म्स में, और फिर उस रिलेशनशिप के साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया बेटा हाउस होल्ड, और यहां पर लिखा मैंने फर्म्स। ध्यान से सुनना बच्चे, देखिए फर्म्स का मेन काम क्या है, प्रोडक्शन करना। और आपको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को 4 मेजर रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए फर्म्स को, ये कहां से मिलते हैं? ये बेटा हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स को। तो इसीलिए हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। हाउस होल्ड विल प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज, इसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट बेटा। तो आपको पता होगा हम में से ही कुछ लोग लैंड देते हैं फर्म को काम करने के लिए रेंट पे, कुछ लोग लेबर देते हैं, मतलब उस फर्म में जाके काम करते हैं, कुछ लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं यानी कि पैसा प्रोवाइड करते हैं, और कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप अपनी प्रोवाइड करते हैं। तो अब बेटा बात करेंगे, तो क्या हाउस होल्ड फ्री में ये सब फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करता है? नहीं ना। तो फर्म्स क्या करेंगे बेटा, इनको पेमेंट करेंगे। फर्म्स विल मेक द पेमेंट टू द हाउस होल्ड, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट फर्म के लिए हो गई, और हाउस होल्ड के लिए क्या हो गई, फैक्टर इनकम हो गई, राइट। तो लैंड को क्या देते हैं बेटा, हम लैंड को देते हैं रेंट, लैंड ओनर को रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फर्म्स इन रिटर्न विल गिव द रेंट टू द लैंड ओनर एंड वेजेस टू द लेबर, इंटरेस्ट टू द कैपिटल प्रोवाइडर एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब बेटा जो प्रोडक्शन हुई है, अब फर्म क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन किसकी की है, गुड्स एंड सर्विसेज की। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज किसे बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। तो यहाँ पे फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो अब क्या फर्म हाउस होल्ड को फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? नहीं ना। हाउस होल्ड विल मेक द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। सो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हाउस होल्ड विल मेक द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। यहां तक कोई डाउट बेटा? आई होप कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर सेक्टर में हाउस होल्ड एंड फर्म आर द 2 सेक्टर्स, राइट। इन सेक्टर्स में क्या क्या मूवमेंट हो रही है ये देखिए। चलिए
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मूवमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की कहीं ना कहीं, राइट, एंड साथ में मनी की भी मूवमेंट हो रही है। जब फर्म पेमेंट दे रहा है लैंड ओनर को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे रहा है, तो उस टाइम पे पेमेंट हो रही है। हाउस होल्ड भी पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट, और गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट भी हो रही है। फैक्टर सर्विसेज जब हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, फर्म्स जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को, राइट, तो ये जो मूवमेंट है बेटा वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड फ्लो। इसे क्या बोलते हैं हम? फ्लो। ठीक है, अब आप देखिए फ्लो दो टाइप के हो रहे हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं बच्चे? गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को, यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो, और यू कैन से रियल फ्लो। ओके, एंड मनी का भी फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, यानी कि मूवमेंट हो रही है मनी की। मनी का फ्लो फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, इसको बोलते हैं बेटा मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो, है ना। तो दो टाइप के फ्लोज हैं, यानी कि दो टाइप की मूवमेंट होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इकोनॉमी के। एक होता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। दूसरा होता है बेटा मनी का फ्लो, जिसे हम बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। तो आइए एक बार दोबारा से चलते हैं हमारे इस डायग्राम पे, और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा है रियल फ्लो और कौन सा है मनी फ्लो। देखिए बेटा, यहाँ पे फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउस होल्ड को, तो ये तो क्या है? रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, राइट। और यहाँ पर हाउस होल्ड ने पेमेंट करी गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म को, तो ये क्या है बेटा? ये है नॉमिनल फ्लो, और यू कैन से द मनी फ्लो। अब हम बात करेंगे फैक्टर पेमेंट्स की। तो यहाँ पे फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड को, तो ये क्या है? अगेन इट्स अ मनी फ्लो, और यू कैन से नॉमिनल फ्लो, राइट। और यहाँ पर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को, तो ये जो फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया है, तो ये क्या है बेटा? ये भी रियल फ्लो है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टाइप की चीजें आ जाती हैं, एक मनी फ्लो, दूसरा रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। एंड रियल फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बेटा हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, दैट इट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर विद इन एन इकोनॉमी। और उसके बाद टू सेक्टर इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कैसे होता है, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को वन बाय वन पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। एक बार दोबारा से देखते हैं कि हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। First one, you will explain that the household will provide the factor services in the form of land, labor, capital and entrepreneur to the firms. And second point, in return of the factor services, the firms will make the payment to the household, that is called factor payments, and that payments is the income for the household, and these payments will be done in the form of rent to the landowner, wages to the labor, interest to the capital provider and share of profit to the entrepreneur. Later on, the firms that the goods and services that the firms have been producing is provided to the household, right? And the household will make the payment for the same to the firms. तो ये पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा पॉइंट्स में। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। फर्दर एक और चीज हम इसके अंदर दिखाएंगे बेटा, कैपिटल मार्केट। तो ये डायग्राम और बढ़िया बनेगा। देखिए यहां पे हम बना देंगे कैपिटल मार्केट। ध्यान रहे कैपिटल मार्केट एक सेक्टर नहीं है, ये एक मार्केट है, ठीक है बेटा। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? बेसिकली हाउस होल्ड तो क्या करते हैं? सेव करते हैं, सेविंग्स करेंगे, और फर्म्स यहां से क्या करेंगे बेटा? बोरोइंग्स करेंगी।
जनरली इकोनॉमिक्स में यही माना जाता है कि हाउस होल्ड क्या करते हैं, सेव करते हैं, और फर्म्स क्या करती हैं, बोरोइंग्स करती हैं आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हाउस होल्ड सेव कर सकते हैं और फर्म्स बोरो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता हुआ, तो हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, दैट इज एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, जो कि 3 या 4 मार्क में आने वाला है। डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर द डायग्राम विद दिस। ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। वाई रियल जीडीपी इज प्रेफर्ड टू जज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जज करने के लिए कि इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ हुई है, इसे जज करने के लिए हम हमेशा रियल वाली चीजें ही क्यों प्रेफर करते हैं। हम रियल जीडीपी क्यों प्रेफर करते हैं, हम रियल नेशनल इनकम क्यों प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आ सकता है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियल होता क्या है। देखिए बेटा, 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है नॉमिनल, मतलब अगर मैं जीडीपी की भी बात करूं ना, तो एक होगा नॉमिनल जीडीपी, एक होगा रियल जीडीपी। ठीक है, अब ये नॉमिनल जीडीपी होता है, देखिए जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट करते हैं, अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करें या आप जीडीपी कैलकुलेट करें या आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें, आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको प्राइजेस की तो जरूरत है ना। तो अगर आप करंट ईयर के प्राइजेस को यूज करके जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे या किसी भी आइटम को कैलकुलेट करेंगे, आप क्या यूज करके, यूजिंग करंट ईयर प्राइजेस, करंट ईयर के प्राइजेस को यूज करके। करंट ईयर प्राइजेस कौन से प्राइजेस होते हैं बेटा, वो वाले प्राइजेस जो ईयर अभी चल रहा है। अभी जैसे मैं बात करूं तो 2023 ईयर इज गोइंग ऑन, तो यानी कि जो 2023 के प्राइजेस हैं उसे हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर प्राइजेस। एंड यू नो दैट करंट ईयर के प्राइजेस तो चेंज हो सकते हैं। अगर आज शुगर का रेट 90 रुपीज पर केजी है तो कल ये 100 रुपीज पर केजी भी हो सकता है, राइट। तो करंट ईयर के प्राइजेस चेंज हो सकते हैं, इट कैन चेंज। नॉमिनल वाली वो वाली चीजें होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइसेस को यूज करके। और रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी वो वाला जीडीपी होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइसेस को यूज करके, बेस ईयर प्राइसेस। अब ये बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर वो वाला ईयर है जो ईयर जा चुका, जैसे 2021, 2022, 2020, ये ईयर्स जा चुके हैं। जो ईयर्स जा चुके हैं उनके प्राइजेस को क्या बोला जाएगा, बेस ईयर प्राइजेस। ठीक है, अब बेटा बेस ईयर प्राइजेस अब चेंज नहीं होंगे, अब वो क्या रहने वाले हैं, अब वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। 2021 का शुगर का प्राइस आप चेंज आज नहीं कर सकते, जो उस टाइम था वो उतना ही रहेगा। सो इन्हें हम कांस्टेंट प्राइजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी, रियल वाली चीजें बेटा जो भी होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं जो चेंज नहीं होंगी, जो कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है, बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हुए कैलकुलेट करना। मतलब मेजर आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है, नॉमिनल वाली वो वाली चीजें होती हैं जो करंट ईयर प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और रियल वाली वो वाली चीजें होती हैं जो बेस ईयर प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चाहे आपसे पूछा जाए बेटा नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है या रियल नेशनल इनकम क्या है, आप इसी तरीके से डिफाइन करने वाले हो। अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम करंट ईयर प्राइसेस को यूज करते हैं तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है। अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हैं तो वो रियल नेशनल इनकम होता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अब आगे बात करते हैं बेटा कि रियल वाली चीजें ही क्यों प्रेफर होती हैं ऑलवेज टू जज द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, नॉमिनल जीडीपी एंड ये है रियल जीडीपी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी में कहीं ना कहीं हम आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, करंट ईयर प्राइसेस से। और रियल जीडीपी में हम आउटपुट को वैल्यू करेंगे बेटा बेस ईयर प्राइसेस पे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर चेंज आता है नॉमिनल जीडीपी में तो करंट ईयर प्राइसेस तो चेंज हो सकते हैं और आउटपुट भी क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है ना। लेकिन रियल जीडीपी की बात करें तो आउटपुट चेंज हो सकता है, बट बेस ईयर प्राइसेस जो ईयर चला ही गया उसके प्राइसेस अब कैसे चेंज होंगे,
दैट इज कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो आपके माइंड में ना बहुत सी चीजें आ जाएंगी। मैम आउटपुट इंक्रीज हुआ होगा, या मैम करंट ईयर प्राइसेस इंक्रीज हुए होंगे, या मैम दोनों ही इंक्रीज हुए होंगे, राइट। तो इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होने के पीछे। अब रियल जीडीपी इंक्रीज होने के पीछे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही रीजन होगा, दैट इज इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि बेस ईयर प्राइसेस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहते हैं, ये तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से रियल जीडीपी विल इंक्रीज। तो ये हमने कहीं ना कहीं ये रीजन होगा आउटपुट इंक्रीज होना, राइट। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि हम रीजन यहाँ पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, रियल जीडीपी का रीजन हमें प्रॉपरली पता लग जाता है रियल आइटम्स के चेंज होने के पीछे, इंक्रीज होने के पीछे क्या हाथ है। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज भी हो रहा होगा सिर्फ आउटपुट में डिक्रीज होने की वजह से। मतलब रियल वाली जो आइटम्स होती हैं दैट इज चेंज्ड ओनली बाय चेंज इन वन फैक्टर, दैट इज ओनली चेंज इन आउटपुट। लेकिन अगर हम नॉमिनल वेरिएबल्स में चेंज होने की बात करें तो दैट कैन चेंज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, बिकॉज इन चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, और बिकॉज ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ बोथ आउटपुट एंड करंट ईयर प्राइसेस। सो वी आर नॉट श्योर कि अगर नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई हो या कम हुई हो तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। बट रियल वाली आइटम जैसे ही इफेक्ट होती है हमें उसके पीछे का रीजन पता होता है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया का रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया तो दैट मींस इंडिया का आउटपुट इंक्रीज हो गया, उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, और आउटपुट इंक्रीज होना ही क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत इजीली जज कर पाते हो जब हम रियल आइटम्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रियल आइटम्स आर चेंज्ड ओनली बाय वन फैक्टर चेंज, दैट इज चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो हमें ये नहीं पता लगेगा इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ हो क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो ये तो बेटा इन्फ्लेशन हुआ है, इसे हम इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं बोल सकते ना, तो हमें इसे इग्नोर करना होगा। तो नॉमिनल जीडीपी इसलिए प्रेफर नहीं होता। सिर्फ नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, नॉमिनल नेशनल इनकम का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी तरीके से आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ऑलवेज इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के लिए रियल जीडीपी को यूज किया जाता है, रियल नेशनल इनकम को यूज किया जाता है, रियल डोमेस्टिक इनकम को यूज किया जाता है, मतलब रियल वाली आइटम्स को यूज किया जाता है, बट नॉमिनल वाली आइटम्स को यूज नहीं किया जाता। तो इसी तरीके का आंसर आपको कुछ लिखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा, एक्सप्लेन एक्सटर्नैलिटीज एज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर। अब ये एक्सटर्नैलिटीज बताओ कि जीडीपी एज अ वेलफेयर का एक्सटर्नैलिटीज से क्या लिंक है, ठीक है। तो आइए बेटा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नैलिटीज के बारे में। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है किया किसी और ने, अच्छा काम किसी और ने किया लेकिन उसकी प्रेज किसी और को मिली, बुरा काम किसी और ने किया लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं मिली, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटीज की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नैलिटीज बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होता है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है मतलब काम किसी और ने किया लेकिन फायदा किसी और को मिल रहा है, बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा गवर्नमेंट पार्क्स, गवर्नमेंट ने पार्क्स बनवाए, उसके अंदर एक्सरसाइज मशीन्स वगैरह लगवाई, हम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, पब्लिक उसका बेनिफिट उठा रही है। काम किया किसने, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है, पब्लिक को। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, कि किया किसी और ने और बेनिफिट किसी और को हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से हम बोल सकते हैं बेटा कि वेलफेयर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है लोगों का। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे काम किसी और ने किया लेकिन उसका नुकसान किसी और पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज बेटा प्रोडक्शन करती हैं, अगर वो प्रोडक्शन इको फ्रेंडली टेक्निक्स के नहीं कर रही हो तो पोल्यूशन होता है, इकोनॉमी में पोल्यूशन होता है, राइट। तो जो लोग सोसाइटी के लोग हैं उन्हें रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह होती है। तो यहां पर क्या है, काम किसी और ने किया लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट किसी और पर पड़ा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इससे क्या होता है, इससे वेलफेयर डिक्रीज होता है,
ठीक है। सो एक्सटर्नैलिटीज कहीं ना कहीं वेलफेयर को क्या करती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है वो वेलफेयर को इंक्रीज करेगी, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो वेलफेयर को डिक्रीज करेंगी। अब बोला जाता है कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है, मतलब हम जीडीपी से वेलफेयर को काउंट नहीं कर सकते। और ये बात सही भी है। वो बात इसलिए सही है क्योंकि जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज को काउंट नहीं करता। जीडीपी को जब हम काउंट करते हैं तो हम एक्सटर्नैलिटीज को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज वेलफेयर को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हैं। मतलब एक्सटर्नैलिटीज वेलफेयर को अफेक्ट कर रही हैं। तो हमें जीडीपी से कैसे हम वेलफेयर कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम उन चीज को ही नहीं कंसीडर कर रहे जो वेलफेयर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हैं। तो इस तरीके का आंसर आपको कुछ इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, गिव एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन यूज ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो क्या बोल रहे हैं, ये एक्सप्लेन करो कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज उनका एक एग्जाम्पल दो, और तीसरी चीज ये बताओ कि जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आइए बेटा सबसे पहले बात करेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये बेटा वो वाली हमारी एक्टिविटीज होती है जो हम ह्यूमंस करते हैं, लेकिन हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, आउट ऑफ लव अफेक्शन केयर करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन आउट ऑफ लव अफेक्शन एंड केयर, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही अदर नेम है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और यू कैन से एक्सचेंजेस। तो ये जो एक्टिविटीज है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, मदर्स आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारी मदर्स हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारी मदर्स हमारे कपड़े धोती हैं, हमारी मदर्स हमारे बर्तन साफ करती हैं। किस लिए? क्योंकि शी लव्स अस, राइट। हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों? बिकॉज वी लव अवर गॉड, है ना। हम टेम्पल जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये सब क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारा वेलफेयर तो इंक्रीज होता ही है। अब देखो, हमारी मदर हमारी इतनी केयर करती है तो वेलफेयर तो इंक्रीज हो ही रहा है, हमारा बेनिफिट तो इंक्रीज होता ही है ना। क्योंकि अगर हमारी मदर हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी तो आप सोचो कि आप बाहर से खाना खाओगे, और बाहर से खाने का मतलब है हेल्थ डिसीज, है ना, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आना। क्योंकि बाहर का खाना एडल्ट्रेटेड होता है, मिलावटी होता है, ऑयली ज्यादा होता है, स्पाइसी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उससे एडवर्सली अफेक्ट होगी, तो हमारा वेलफेयर कम हो जाएगा। तो हमारी मदर है जिसकी वजह से हमें घर का खाना मिलता है, तो हमारा वेलफेयर क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अब जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आया इसका बेटा, कि जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम हम कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि वो वेलफेयर को क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं। हम तब भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। मतलब जीडीपी से हम वेलफेयर को करेक्टली काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जीडीपी उन चीजों को ही कंसीडर नहीं करता जिससे वेलफेयर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बेटा नेक्स्ट, सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोल एंड डीजल कार्स की जो सेल है वो इंक्रीज होती जा रही है पर्टिकुलरली बिग सिटीज में। तो इसका इम्पैक्ट बताइए जीडीपी एंड वेलफेयर के ऊपर, कि इसका कंट्री की जीडीपी के ऊपर और वेलफेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है। तो बेटा देखिए, जीडीपी का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? आउटपुट। अगर किसी कंट्री का आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली जीडीपी भी इंक्रीज होगा। अगर किसी कंट्री का आउटपुट डिक्रीज होगा तो जीडीपी भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स राइज हो रहा है। सेल अगर राइज हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ रही होगी उस सेल को मीट आउट करने के लिए। मतलब डिमांड आ रही है ना इकोनॉमी में पेट्रोल एंड डीजल कार्स की, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही होगी। प्रोडक्शन किसकी? पेट्रोल एंड डीजल कार्स की।
राइट। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है मतलब बेटा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी कंट्री का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज वेलफेयर का अगर हम एस्पेक्ट देखें तो वेलफेयर दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो सोसाइटी का वेलफेयर और दूसरा इंडिविजुअल वेलफेयर। अब जिस पर्सन ने कार ली उसके लिए तो बेनिफिट हो गया, उसका वेलफेयर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कि वो आराम से अपने ऑफिस जा सकता है कार में बैठ के, पोल्यूशन से हट गया, डर्ट से हट गया, है ना, बाहर की धूप वगैरह नहीं लग रही, तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी बेटा बढ़ जाएगी, आराम से वो कार में जाएगा एसी चलाकर, वेलफेयर विल इंक्रीज। बट सोसाइटी के वेलफेयर की बात करें तो जब ज्यादा से ज्यादा कार्स और पेट्रोल डीजल कार्स और पेट्रोल कार्स रोड्स पे होंगी तो क्या होगा, पोल्यूशन विल इंक्रीज, पोल्यूशन इंक्रीज होगा, उससे रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह इंक्रीज होंगी, स्किन डिसीज होंगी, जिससे कि एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी पर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो उनका वेलफेयर तो डिक्रीज हो जाएगा, बट इंडिविजुअल्स का वेलफेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कार चला रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट, मनीष बाइज अ सेकेंड हैंड कार, मनीष ने सेकेंड हैंड कार बाय की फ्रॉम अ कार ब्रोकर, कार ब्रोकर मतलब डीलर, कार डीलर, ठीक है, जो सेकेंड हैंड कार्स बिकवाते हैं, फॉर ₹3,25,000। कार सेकेंड हैंड कार जो बाय करी है वो कितने की बाय करी है, 3,25,000। द ब्रोकर रिसीव्स ₹16,500 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज फ्रॉम मनीष। ब्रोकर को कितने पैसा मिला बेटा कमीशन के तौर पे, 16,500 रुपीज। हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, गिव रीजन। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है कि मनीष ने सेकेंड हैंड कार बाय करी 3,25,000 की, जिसके लिए उसने ब्रोकर को कमीशन कितनी दी, 16,500 रुपीज की। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये नेशनल इनकम कैसे अफेक्ट कर रही है कंट्री की, तो यहाँ पे बेटा सिंपल बात है कि जो नेशनल इनकम है कंट्री की दैट विल इंक्रीज बाय ₹16,500। ठीक है, तो 16,500 से इसलिए इंक्रीज हो जाएगी नेशनल इनकम क्योंकि ब्रोकर की जो इनकम है उसे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ब्रोकर की जो कमीशन है बेटा सेकेंड हैंड गुड्स को बाय करने के लिए जो उसने दी, मनीष ने दी ब्रोकर को, तो ये जो कमीशन है ये उसकी फैक्टर इनकम है ब्रोकर की, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। बट ये जो 3,25,000 रुपीज है इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो खर्चा है ना बेटा ये सेकेंड हैंड गुड को खरीदने में किया गया है। फर्स्ट हैंड गुड को खरीदने में जो हम खर्चा करते हैं उसे इंक्लूड करते हैं, बट सेकेंड हैंड गुड को खरीदने में जो भी खर्चा हम करते हैं उसे इंक्लूड हम नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, क्योंकि जब उसे फर्स्ट टाइम किसी ने खरीदा था ना तो उस टाइम पे उसका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो गया है। लेकिन अब जब सेकेंड हैंड कार का अगर इंक्लूड कर देंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, तो हमें 3,25,000 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 16,500 को इंक्लूड करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो इसीलिए नेशनल इनकम विल बी अफेक्टेड बाय ओनली 16,500 रुपीज, इंक्रीज हो जाएगी नेशनल इनकम 16,500 रुपीज से, लेकिन 3,25,000 का कोई भी इम्पैक्ट इस नेशनल इनकम पे नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट GVA एट MP। तो GVA एट MP हमें कैलकुलेट करना है बेटा, और यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20 लाख, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है 200 लाख, चेंज इन स्टॉक -10 लाख, एक्सपोर्ट्स 10 लाख, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 120 लाख, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 लाख। तो सबसे पहले GVA एट MP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, GVO एट MP। GVO एट MP का फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हमें दे रखा है, सेल्स भी हमें अलग अलग दे रखा है, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो बेटा जब हमें टोटल सेल्स चाहिए होता है तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डोमेस्टिक सेल्स हमारी यहाँ पे है 200 लाख प्लस एक्सपोर्ट्स हैं 10 लाख, तो यहां पर सेल्स हो गई 210 लाख। तो सेल इज 210 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक इज -10 लाख, तो यहां पर आ गया हमारा 200 लाख
GVO at MP। अब बेटा यहां से हम कैलकुलेट करेंगे GVA at MP which is GVO at MP minus intermediate consumption। So 200 minus intermediate consumption, intermediate consumption directly नहीं given है, ये given है other name से, that is single use producer goods, so which is 120 lakhs। So single use producer goods is the IC here, so 80 lakhs is GVA at MP। तो यहाँ पे बेटा दो स्टेप्स आप देख सकते हैं, पहला स्टेप होता है GVO at MP कैलकुलेट करने का विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है GVA at MP कैलकुलेट करने का विच इज GVO at MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप न्यूमेरिकल्स को डिटेल में देखना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो हमने 2.5 आवर्स की एक वीडियो बना रखी है, जिसको देखने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के, वैल्यू एडेड मेथड के आप बहुत इजीली कर पाएंगे और हॉट क्वेश्चंस तक उसके अंदर कवर्ड अप है। आपको वो देखने के बाद कोई और बुक या कोई और चीज देखने की नीड भी नहीं होगी। तो मतलब सिर्फ आपको डिवोट करने हैं 2.5 घंटे और उसमें आप अच्छे से नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कमेंट में हमने उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम हमारे चैनल पे अवेलेबल है ये वीडियो, तो आप जाके जल्दी से उसे भी चेकआउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है NVA at FC, NVA at FC। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा GVO at MP, उसके लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको सेल्स नहीं गिवन है, तो इनडायरेक्टली निकालनी पड़ेगी बेटा। फॉर्मूला होता है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इज 1000 एंड प्राइस पर यूनिट इज 30, तो आंसर आया सेल्स का 30,000। तो 30,000 इज द सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा बेटा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है 3000, ओपनिंग स्टॉक है 2000, answer is 1000, so change in stock is 1000, so it comes out to be 31,000 GVO at MP। अब बेटा कैलकुलेट करेंगे GVA at MP which is equal to GVO at MP minus intermediate consumption, so 31,000 GVO at MP minus intermediate consumption is given by the name intermediate cost which is 12,000, so it comes out to be 19,000, right। अब यहां पर बेटा इसके बाद हम कन्वर्जन की अपनी नॉलेज लगाएंगे NVA at FC। GVA at MP से आपको NVA at FC पे जाना है, तो G से N पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, VA तो VA ही रहेगा, MP से FC पे जाने के लिए NIT माइनस करेंगे। तो आइए सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज। 19,000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें डायरेक्टली गिवन है 1000 माइनस NIT, NIT भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो NIT बेटा हम निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि IT माइनस सब्सिडी करके। तो सब्सिडीज तो इसमें नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है GST। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, अपने नेम से गिवन है ये 6000 माइनस सब्सिडी नहीं है 0, तो 6000 इज NIT, तो 6000 इज NIT, सो आंसर आ गया बेटा 12,000। NVA at FC इज 12,000 रुपीज। ओके तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलिए बेटा मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP ऑफ इंडिया, गिव रीजन। चलिए बेटा अब देखते हैं हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP ऑफ इंडिया, गिव रीजन। इंडिया का जब आप GDP कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इन सारी चीजों को कैसे आप कंसीडर करने वाले हो। देखो GDP का मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट जो आपने इंडिया के अंदर अंदर बनाया है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन चीजों को कंसीडर करोगे या नहीं GDP को कैलकुलेट करते टाइम, तो सिंपल सा एक रूल है। क्या रूल है, आप देखो कि ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर वो चीज अगर प्रोड्यूस हुई है तो GDP में काउंट होगी, अगर इंडिया के अंदर अंदर नहीं हुई है तो GDP में काउंट नहीं होगी। ठीक है, सेम फॉर डोमेस्टिक इनकम भी ऐसा ही होता है वैसे तो।
दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, एक्सेप्शंस है बेटा इसके, मतलब कुछ चीजें इंडिया में होते हुए भी जीडीपी में काउंट नहीं होंगी इंडिया के। एक तो एम्बेसी, एम्बेसी बेटा जिस भी कंट्री की होती है ना उस कंट्री की जीडीपी में काउंट होती है, ठीक है। जैसे रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगी या इंडिया की जीडीपी पे काउंट नहीं होगी, वो रशिया की एम्बेसी में ही, रशिया की ही जीडीपी में काउंट होगी, रशिया की ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की जीडीपी में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होती हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट होती हैं, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट नहीं है, चाहे वो इंडिया में ही सिचुएटेड हो। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। एक बार दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ रूल क्या है इन चीजों को करने का। सिंपल सा देखिए कि इंडिया के लैंड पे वो इनकम जनरेट हुई है या नहीं। अगर वो इंडिया के लैंड पे इनकम जनरेट हुई है तो इंडिया के जीडीपी या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, अगर नहीं हुई है तो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट नहीं होगी, ना ही जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि इंडिया के लैंड पे होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में काउंट नहीं होंगी। तो एक होती है एम्बेसी, रशियन एम्बेसी है तो वो रशिया के ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ठीक है। अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वो अमेरिका के ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं होती हैं, इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक की एक ब्रांच है इंडिया के अंदर और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो जो प्रॉफिट है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा या नहीं? तो यस होगा। क्यों होगा? वो तो बेटा इंडिया के लैंड पे ही है ना फॉरेन बैंक की ब्रांच, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। रीजन बेटा यही देना है, ये रीजन नहीं दे सकता हम लैंड के ऊपर सिचुएटेड है, ये तो मैंने आपको समझ एक खुद आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया, तो वही चीज आ गई ना, ये है इंडिया, ये है बेटा जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब वहां पर ये इंडियन एम्प्लॉइज जाते हैं और अपनी सैलरी वगैरह कमाते हैं, उनकी इनकम यहां से जनरेट होती है। तो ध्यान रहे ये जापान एम्बेसी है, ये चाहे इंडिया में ही सिचुएटेड हो, अभी मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। तो इसकी जो सैलरीज जो इंडियन एम्प्लॉइज ले रहे हैं जापान एम्बेसी में वर्क करके, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। सो नो, व्हाई? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बेटा, सैलरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, सैलरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जापान, जापान में ही रहते हैं रेजिडेंट्स उसके, तो इंडियन एम्बेसी में वो काम कर रहे हैं जो जापान में है। तो इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी कहाँ की है? इंडिया की है ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इंडिया की ही जीडीपी में काउंट होंगे, तो यस इट विल बी काउंटेड, ठीक है। और क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, whether the following items will be included in national income or not, give reasons। तो ये जो आइटम्स है इसे इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में या नहीं, तो इसके रीजंस दीजिए। तो सबसे पहले बेटा, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स जो भी रॉ वेजिटेबल्स परचेज करते हैं वो उनके क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स हम यूज करते हैं दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये रॉ वेजिटेबल्स वगैरह बेटा यूज करेंगे फाइनल कुक्ड वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये इनकी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने में जो खर्चा हम करते हैं उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को कभी काउंट नहीं किया जाता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बेटा अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है। सो कहीं पे भी आप आइडेंटिफाई करो कि ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नो, इट्स एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर।
ठीक है, और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे अगर हमने इंक्लूड कर दिया तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा, प्राइज वॉन इन अ लॉटरी। कभी भी कोई ऐसी चीज होती है बैठे बिठाए बहुत ज्यादा गेन हो गया, उसे बोलते हैं हम विंडफॉल गेन। एबनॉर्मल गेन जो होते हैं ना, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, उसे क्या बोलते हैं हम, विंडफॉल गेन्स वगैरह। तो ये जो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं ना बेटा, इसको कंसीडर नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। सो प्राइज वॉन इन अ लॉटरी इज अ विंडफॉल गेन। आप रीजन क्या दोगे, इट्स अ विंडफॉल गेन, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, फ्री मील्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। कंपनी को बेटा कुछ भी, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उन्हें कुछ भी कंपनी से मिल रहा हो फ्री में, वो फ्री में कभी भी नहीं है, वो उनकी मेहनत की ही कमाई है, और मेहनत की कमाई को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, और उसे हमेशा इंक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। So it's a factor income, so it will be included while calculating the national income. Whether it is free meals to the employees or free uniform to the employees, कुछ भी फ्री में अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे रही है तो वो फैक्टर इनकम का ही पार्ट होता है, और उसको हमेशा इंक्लूड किया जाता है while calculating national income. Next, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। देखो बेटा, कोई भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है तो वो आप जीडीपी में यूज करते हो ना, एक कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका पार्ट होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आप जीडीपी में काउंट करते टाइम कंसीडर करते हो, आगे नेशनल इनकम में भी यूज होता है। तो कोई भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही हो, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो उसे बेटा काउंट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहती हूँ, और बेटा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।